Hello everyone, welcome to 12th Commerce Economics lecture. We are going to start with third chapter today. So let me take you to ebook. So this is our third chapter. The name is given as 3A because it is the half part. Okay. The letter part will be 3B. Okay. So let us study this demand analysis. तो डिमांड एनालिसिस इसका जो बेस है हमने चैप्टर नंबर 2 में ही देख लिया था। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस से है, जो लास्ट क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ पर प्राइस फैक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान आपको देना है, पर पहले हम समझेंगे कि ये है क्या चीज। लेट अस गो टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन। ठीक है। Utility is the basis of demand. Utility may generate a desire or a need to have a particular commodity, but utility on its own cannot generate demand for the commodity. अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, what do you mean by demand? डिमांड का मतलब क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में क्या आ जाता है कि नीड है, रिक्वायरमेंट है, किसी ने रिक्वेस्ट किया है, कोई कुछ मांग रहा है। बट जब हम इकोनॉमिस्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिस्ट देखो कितना परफेक्ट ढंग से इसे डिफाइन करते हैं। पहले हम रीड कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को। डिमांड एनालिसिस कंसर्न विद द कंज्यूमर बिहेवियर। जो डिमांड का एनालिसिस हम कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर्स बिहेवियर। अभी मीनिंग देखो, डिमांड जो हम सोच रहे थे, जो नीड होता है, वांट होता है, डिजायर होता है, सिर्फ वही नहीं है। तो जो आपने बोला वो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स डिजायर। डिजायर मतलब इच्छा, है ना। मेरी इच्छा है कि मैं प्रधानमंत्री हो जाऊं, ये मेरी इच्छा है। लेकिन क्या ये मैं डिमांड कर सकता हूं? मे बी और मे बी नॉट, है कि नहीं। तो डिमांड का सिंपल मीनिंग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या होता है? डिजायर, इच्छा। डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। और डिजायर का मतलब क्या होता है? कुछ पाने की इच्छा रखना। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है? इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, है ना। क्या क्या बोल दिया? डिमांड मीन्स अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। इसमें दो चीजें और जोड़ दी गई। मतलब अगर आप कोई इच्छा रखते हैं, है ना, तो उसके साथ में आपका विलिंगनेस भी होना चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डायमंड रिंग देखी, ठीक है ना, आपने एक डायमंड रिंग देखी और आपका डिजायर ऐसा हुआ कि ये डायमंड रिंग काश मेरी होती। काश मेरी होती बोलने से काम चलेगा क्या? नहीं। विलिंगनेस, अच्छा आपके दिल में आ गया, अरे इसे परचेस कर लूं क्या, मैं इसे परचेस कर लेता हूं, तो फिर भी ये डिमांड है क्या? नहीं। आपके पॉकेट में मनी भी होना चाहिए, है कि नहीं। आपके वॉलेट में कुछ अमाउंट भी तो होना चाहिए। तो तीनों चीज होनी चाहिए। पहला आपका डिजायर होना चाहिए, दूसरा उसके साथ में आपकी इच्छा भी होनी चाहिए, और तीसरा आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। तो देखो एग्जाम्पल कितना ब्यूटीफुल दिया है। इफ अ पर्सन if a person has the desire to purchase a television set but does not have the adequate purchasing power, then it will be simply a desire and not a demand. तो उसको इच्छा तो है टेलीविजन खरीदने की, बट उसके पास क्या नहीं है? परचेसिंग पावर नहीं है। ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, कोई बेगर है ना, बेगर सड़कों पे बैठे रहते हैं ना, भिखारी, उसके पास से एक BMW गई और मन में क्या सोच रहा है कि काश ऐसी BMW मेरे पास हो जाती। तो क्या ये डिमांड है? नहीं, इट्स सिंपली अ डिजायर। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है?
उसके पास डिमांड है, सॉरी उसके पास डिजायर है, उसके पास विलिंगनेस है, इच्छा भी है खरीदने की, लेकिन पैसे हैं क्या? नहीं है। तो क्या ये डिमांड है? नहीं, ये डिमांड नहीं है कि नहीं? तो आपको देखना पड़ेगा कि डिमांड बनने के लिए तीनों चीज चाहिए। क्या चाहिए? डिजायर, विलिंगनेस एंड थर्ड एबिलिटी। सपोज कोई माइजर है, कौन है? माइजर। माइजर मतलब कंजूस, मक्खी चूस, ठीक है ना? अब उसने देखा कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट, सपोज एप्पल का आईफोन जो है वो मिल रहा है और 60,000 रुपीज उसका कॉस्ट है, एग्जाम्पल। तो उसका डिजायर हुआ ये एप्पल का आईफोन मेरे पास होना चाहिए, और उसके पास एबिलिटी भी है ना, उसके पास लाखों रुपए पड़े हुए, बट क्योंकि वो कंजूस है तो विलिंगनेस नहीं है परचेस करने का। होना चाहिए लेकिन पैसे खर्चने पड़ेंगे, इसके लिए माइजर रेडी नहीं है, वो कंजूस है। वो बोलता है ठीक है ना, रहने दो ना, फोन ही तो होता है, तो उसमें क्या सोना जड़ा है, डायमंड लगा है क्या? क्यों? उसका वैल्यू इतना ज्यादा है। फोन का काम क्या होता है? कॉल आना, कॉल जाना। ये तो 10,000 के फोन में भी होता है, तो मैं 60,000 क्यों खर्च करूं? है ना? वो अपने आप को क्या करने लगेगा? सेटिस्फाई करने लगेगा। अब उसके पास दो चीज है, डिजायर है, एबिलिटी भी है, बट विलिंगनेस नहीं है, उसकी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं पैसे खर्च करके उसे परचेस करूं। समझा क्या? तो एक डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू परचेस। विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू परचेस, है कि नहीं? या उल्टा भी बोल सकते हैं, विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। तो ये दोनों चीज होनी चाहिए। तो हमारा ये डेफिनेशन कब कंप्लीट होता है? डिमांड मींस अ डिजायर विच इज बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। जब हम ये पूरा बोलेंगे तब उसे हम बता सकते हैं कि ये क्या है? डिमांड है। ठीक है? 10 डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर। डिमांड क्या होता है? एक इफेक्टिव, तीव्र इच्छा, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते और आपको परचेस करना ही है। होता है ना, आप रास्ते से जा रहे हो और आपको अच्छी सी स्मेल आने लगी, फ्रेग्रेंस आने लगा चाइनीज भेल का, आप थोड़ा टाइम कंट्रोल करते हो जब तक आप थोड़ा दूर हो, है ना? और जैसे जैसे स्टॉल के पास आते हो वो जो फ्रेग्रेंस है बढ़ती जाती है। आप पहले सोचते हो कि मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन और पास जाते जाते आपके हाथ से वो अमाउंट निकल जाता है ना? भाई साहब एक बना के देना। तो वो जो आपका डिजायर था वो क्या हो गया? इफेक्टिव हो गया, तीव्र इच्छा हो गई और डिमांड में कन्वर्ट हो गई। ऑल डिजायर आर नॉट डिमांड। सारी डिजायर डिमांड होती नहीं है। सही बात है ना? तो आपको डिजायर को अगर डिमांड बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू परचेस एंड एबिलिटी टू पे। तो ये आपके माइंड में आप सेट कर लो, बाय हार्ट कर लो, समझ लो। डिमांड इज इक्वल टू डिजायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे। गॉट इट? डेफिनेशन ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू बेहम। अब बेहम क्या बोल रहे हैं? द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। देखो क्या बोला है, समझो। द डिमांड फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज का अगर आप क्या करते हो? मांग करते हो, आप मांग रहे हैं एट ए गिवन प्राइस, है ना? ये साथ में होना चाहिए, आप ऐसे ही नहीं मांग रहे हो, आप किसी प्राइस पे मांग रहे हो। सपोज कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ना? एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई टी शर्ट है, और सामने वाला पर्सन बोल रहा है ये टी शर्ट मैं आपको 700 रुपीज में दूंगा, लेकिन आप डिमांड कर रहे हो कि ये मुझको 300 रुपीज में चाहिए। ठीक है? तो बात को समझो। द डिमांड फॉर एनीथिंग, कुछ भी आप डिमांड कर रहे हो एट अ गिवन प्राइस, उस गिवन प्राइस की बात कर रहे हैं। अगर वो सेलर वो बोलता है कि नहीं मैं 400 के नीचे नहीं दूंगा, तो आप वो डिमांड करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपका आपने प्राइस फिक्स करके रखा हुआ। एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट which will be bought per unit of time at that price। तो उस
प्रोडक्ट को पर यूनिट के रेट पे आप उस प्राइस पे परचेस करने की इच्छा रखते हैं, उसे कहते हैं डिमांड। ठीक है, दस फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड का फीचर क्या है? पहली बात है, डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सही बात है। तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? इट डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। आपका जो जो डिमांड है वो प्लेस और समय दोनों पे डिपेंड करता है कि नहीं? हो सकता है आप रास्ते में चल रहे हो, आपको प्यास लगी हो, लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं, वो जो मिनरल वाटर है मैं परचेस नहीं करूंगा, मेरा घर तो पास में ही है, अभी मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, आई विल ड्रिंक देयर। क्यों? ऐसे ही 20-25 रुपीज स्पेंड करना। लेकिन अगर आपका प्लेस चेंज हो गया, आप स्टेडियम में बैठे हो और वहां पर पानी का कोई सुविधा नहीं है और सेम वाटर बॉटल आपको 50 रुपीज में मिल रहा है, बहुत प्यास लगी है, तो आपका प्लेस चेंज हो गया, टाइम चेंज हो गया। अब हो सकता है कि आप वो वाटर बॉटल 50 रुपीज का भी परचेस कर लें, डिपेंड करता है कि नहीं? तो इसलिए यहां पर क्या बोला? इट्स अ रिलेटिव कंसेप्ट, डिपेंड अपॉन प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम। डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विद द रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। तो आप कब कोई चीज डिमांड करते हो, आप देखते हो कि उस समय उसका प्राइस क्या चल रहा है और क्या ये समय उचित है परचेस करने के लिए। हम समय भी देखते हैं ना, टाइम देखते हैं, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है, सपोज आपको विंटर सीजन विंटर सीजन है और आप क्या परचेस करने चले गए, वहां पर आप विंटर सीजन के अंदर आइसक्रीम परचेस करने चले गए, है ना? और आपको लग रहा है अरे आइसक्रीम सस्ती हुई है, तो आप बहुत ज्यादा परचेस कर लेंगे क्या? नहीं, आप देखेंगे कि कौन सा सीजन चल रहा है, विंटर सीजन, तो मुझे आइसक्रीम ज्यादा खानी नहीं चाहिए, है कि नहीं? समर सीजन चल रहा है और वुलन क्लोथ जो है वो 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो कोई रैशनल पर्सन क्या करेगा? भले समर सीजन चल रहा है और 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, बट क्या ये सही टाइम है वुलन क्लोथ्स परचेस करने का समर में? नहीं। तो हम क्या देखते हैं? प्राइस भी देखते हैं और टाइम भी देखते हैं कोई चीज डिमांड करने से पहले, राइट? डिमांड शेड्यूल। अभी देखो, शेड्यूल जैसे बताया कि जैसे हम लोग ने वहां पर टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल बनाया था, है ना? सिमिलरली यहाँ पर वैसे ही शेड्यूल की बात की जा रही है। डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो यहाँ पर दो चीजों के बारे में रिलेशन बता रहे हैं एक टेबल बना करके। क्या बना करके? टेबल। तो आप पहले का टेबल याद कीजिए, जहां पर हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का क्या बनाया था? टेबल बनाया था और उनके बीच में रिलेशन बताया था। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे क्या, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या, फोर्थ पे क्या, फिफ्थ पे क्या, सिक्स पे क्या, सेवंथ पे क्या, हाँ या ना? तो ऐसा टेबल अब हम कहां बनाएंगे? डिमांड चैप्टर में बनाएंगे। और इसमें रिलेशन किसके बीच में शो करेंगे? डिमांड एंड प्राइस। दो फैक्टर का यहाँ पर रिलेशनशिप देख रहे हैं, डिमांड का और प्राइस का, ठीक है? फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी, अ डिमांड शेड्यूल में भी ईदर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल। जब हम किसी एक व्यक्ति के डिमांड पे एनालिसिस कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और अगर हम किसी ग्रुप के डिमांड के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल, है ना? 20 से 25 लोग हैं या पूरा मार्केट है, उनके डिमांड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात हो रहा है, हम लोग ग्रुप के डिमांड का एनालिसिस कर रहे हैं। और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल किसी सिंगल पर्सन के डिमांड का एनालिसिस हम कर रहे हैं, ठीक है? तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखो यहाँ पर बता दिया गया। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज दी quantity of a commodity demanded by a consumer at a given price during a given period of time। तो यहां पर किसकी बात की है? बाय अ कंज्यूमर, मतलब सिंगल कंज्यूमर की बात की है। और क्या कर रहा है वहां पर? क्वांटिटी डिमांडेड, वो सिंगल पर्सन कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहा है एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन टाइम। कौन से समय पर कितने प्राइस पर कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है वो सिंगल पर्सन, उसका अगर हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल।
Individual demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodities that an individual consumer is prepared to buy at various prices over a given period of time. मतलब ये एक ऐसा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया है कि हम कंज्यूमर को पूछते हैं, फॉर एग्जांपल कि कोई छोटा सा बच्चा है 8 to 10 इयर्स का और वो चॉकलेट परचेस करना चाहता है, वो अपने साथ कुछ 50-60 रुपीज लाया हुआ है और वो हमसे पूछता है कि ये चॉकलेट कितने की है। हम जब उससे पूछेंगे आप कितना परचेस करना चाहते हो, तो बोलेगा वो तो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे चॉकलेट चाहिए, लेकिन आप पहले प्राइस बताओ। तो मैं बोलूंगा कि अगर 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 1 रुपीज है कि नहीं, तो हो सकता है बोलेगा कि हाँ मुझे एक काम करो, 1 रुपए का एक है ना, तो मुझे 20 चॉकलेट दे दो। मैं अगर बोलूंगा कि नहीं नहीं एक चॉकलेट 5 रुपीज का है, तो हो सकता है सुनेगा अरे महंगा है, तो एक काम करो मुझे 20 नहीं मुझे 10 चॉकलेट दे दो। मैं बोलूंगा एक चॉकलेट 10 रुपए का है, तो हो सकता है वो अपने क्वांटिटी को और कम कर दे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे देख रहा है कि प्राइस ज्यादा है, प्राइस ज्यादा है तो वो अपना इक्विलिब्रियम चेक करता है कि मेरा इक्विलिब्रियम कितना है, तो बढ़ते हुए प्राइस पे वो अपना डिमांड क्या करते जाता है, कम करते जाता है। व्हेन प्राइस इज इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स, है ना? व्हेन price of quantity demanded is increases, the demand of a particular consumer decreases, है कि नहीं? और यही हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। This can be explained with the help of the following individual demand schedule। तो देखो आपके सामने है ये डिमांड शेड्यूल, आप देख रहे हैं कि ये जो कमोडिटी है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये कोई भी सपोज ये चॉकलेट है ना, तो यहाँ पर अगर उसका 10 रुपया है तो हमारा जो कस्टमर है वो बोलता है मुझे एक ही चॉकलेट देना। हम बोलते हैं कि अच्छा उसका प्राइस 8 रुपए होगा तो कितना लोगे, वो बोलेगा ठीक है तो कम पैसे है तो मुझे 2 दे देना। हम बोलेंगे और कम हो गया 6 रुपीज हो गए, तो बोलेगा 3 दे देना। और कम हो गया 4 रुपीज में मिल रहा है, तो बोलेगा ठीक है 4 दे देना। और कम हो गया 2 रुपीज का एक चॉकलेट मिल रहा है, तो वो बोलेगा 5 दे देना, है ना? तो जैसे जैसे प्राइस डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिमांड इंक्रीज हो रहा है, और यही रिलेशनशिप बिटवीन है, इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस का डिमांड के साथ में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड कम होता है, जैसे जैसे प्राइस कम होता है वैसे वैसे डिमांड बढ़ता है। यस और नो? अभी देखो गोल्ड के प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन है कि नहीं? तो अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो लोगों का डिमांड क्या होगा? कम होगा, है कि नहीं? गोल्ड का प्राइस कम होगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा। तो कोई भी कमोडिटी के ऊपर आप इसको फिक्स कर लो, और ये तो इन जनरल है। यू ऑल्सो नो, कोई चीज महंगी मिलती है तो आप क्या करेंगे? एज अ रैशनल कंज्यूमर आप उसे कम परचेस करते हैं, राइट है? तो इसी का एक्सप्लेनेशन देखो दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये एक एक यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। टेबल 3.1 shows different quantities of commodity X purchased by an individual consumer at a various prices. It can be observed that less quantity of commodity is demanded at a rising price. अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती जाती है, and more quantity of commodity is demanded at falling price. ज्यादा क्वांटिटी डिमांड की जाती है अगर प्राइस कम होते जाता है। It indicates an inverse relationship between price and quantity demanded। और यही हमारा क्या है? मेन सेंटेंस है इस पूरे चैप्टर का, कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। मूविंग टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो जो हमने ऊपर टेबल देखा उसको प्लॉट करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। तो जो ऊपर हमने टेबल देखा उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी
हमें देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? ग्राफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने ये ग्राफ दिखाई दे रहा है और एक एक करके इसे क्या किया गया है? प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ आप बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है? आप एक्स एक्सिस यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे और फिर आप वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उनका नाम आपको लिख देना है। और फिर एक्स एक्सिस पे आपको क्या शो करना है? क्वांटिटी डिमांडेड इन किलोग्राम। और वाई एक्सिस पे क्या शो होगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? जो हमने शेड्यूल देखा था, टेबल देखा था, उसके हिसाब से, है ना, ये जो फर्स्ट कमोडिटी है, फर्स्ट यूनिट आपने जब कंज्यूम किया, यहाँ पर कंजम्पशन की बात नहीं करते हैं, डिमांड की बात करते हैं, तो कौन से प्राइस पे कितना आपने डिमांड किया है वो देखेंगे। आप शेड्यूल देख लीजिए पहले। तो शेड्यूल हमारे सामने है। जब प्राइस 10 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी? 1। फिर प्राइस फॉल होते गया 8, 6, 4, 2, मतलब 2 2 का गैप है, और वहां पर 1 यूनिट क्या होते गया? इंक्रीज होते गया। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर जो ग्राफ है इसे भी हम ऐसे ही बनाएंगे। तो जब प्राइस कितना था? 10। ठीक है, तो हमें ये प्लॉटिंग पॉइंट कहाँ मिला? यहाँ पर, जहां पर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 1। प्राइस जैसे ही रिड्यूस हुआ 8 पे, तो हमें नया प्लॉटिंग पॉइंट मिला जहां पर हम 2 यूनिट्स क्या करने वाले हैं? कंज्यूम करने वाले हैं। जैसे ही प्राइस और कम हुआ, 6 पे आया, तो हमें ये प्लॉटिंग पॉइंट मिला। हमने अपनी क्वांटिटी डिमांड क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। इसके बाद और प्राइस कम हुआ है तो अगेन डिमांड इंक्रीज हो गया। प्राइस और रिड्यूस हुआ, डिमांड इंक्रीज हो गया 5 किलोग्राम्स तक। राइट है, अब ये जो पॉइंट्स हमको मिले हैं, हम इन्हें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये जो पॉइंट प्लॉट किए गए थे। तो ये जो कर्व हमको मिला, इस कर्व को हम बोलेंगे डिमांड कर्व। विच कर्व? डिमांड कर्व। ठीक है, तो ये डिमांड कर्व जैसा कि आप देख रहे हैं, इट्स स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कैसे बोलना है? डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, है ना। तो कुछ इस प्रकार से जा रहा है, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ ये जा रहा है। बराबर है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि कैसे ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है। In the figure 3.1, x axis represent quantity demanded and y axis represent the price of the commodity. देखो जैसे जैसे हमने ये कर्व ड्रॉ किया है ना, ग्राफ जैसे जैसे बनाया, उसी हिसाब से आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो पहले क्या बता दिया? एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है। राइट, द डिमांड कर्व डी, अभी डिमांड कर्व को शॉर्ट में उन्होंने नाम दिया डी, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट वो क्या हो रहा है? स्लोप है उसका, इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगा, जैसे जैसे प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगा। दैट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। राइट, अभी जैसा हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व के साथ किया, सिमिलरली हम मार्केट डिमांड शेड्यूल देखेंगे। Now what is market demand schedule? Market demand is total demand for a commodity from all the consumers, all the consumers.
एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ यहाँ पर चेंज क्या हो गया, वहां पर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर था, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑल द कंज्यूमर, है कि नहीं। Market demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodity which all consumers are prepared to buy at various prices over a given period of time. तो इसका एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ जहां पर अ सिंगल कंज्यूमर था, एन इंडिविजुअल कंज्यूमर था, वहां पर यहाँ पर क्या ले लिया, ऑल कंज्यूमर्स, ठीक है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल summation, हॉरिजॉन्टल समेशन, तो हॉरिजॉन्टल समेशन हमने ले लिया of the demand of all consumer at various prices. It also indicate an inverse relationship between price and quantity demanded. तो हमने क्या किया यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, बहुत सारे कंज्यूमर्स का तो हम ओपिनियन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस बहुत कम है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ 3 कंज्यूमर्स लिया, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी, है ना। तो इनका डिमांड एनालिसिस का एक ग्रुप बना दिया, तो इसके हिसाब से हम मार्केट डिमांड शेड्यूल जो है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो प्राइस था सेम रखा है हमने, 10, 8, 6, 4, ठीक है ना, और 2। तो ये प्राइस क्या है, सेम है, सिर्फ अब सबका डिमांड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर कंज्यूमर ए है तो इस रिडक्शन इन द प्राइस, ये जो प्राइस रिड्यूस हो रहा है उसके ऊपर उसका डिमांड कितना है, 5 का 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस तरीके से उसका क्वांटिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। और यही सिचुएशन बी के सामने, बी पहले कितना परचेस करता था, 10 रुपीज था तो 10 किलोग्राम परचेस करता था, 8 रुपीज हुआ तो 15 कर दिया, और कम हुआ तो 20, देन 25 और लास्ट में 30। सिमिलरली सी पहले 15 परचेस करता था, फिर इंक्रीज करके 20, 25, 30, 35, ऐसे उसने क्या किया, अपने परचेस को बढ़ाया। क्यों, क्योंकि उसको मालूम पड़ा मार्केट में प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर किसी कमोडिटी की गिवन प्राइस रिड्यूस होती है तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, उसे ज्यादा परचेस करने का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी का टोटल ले लेंगे, 5 + 10 + 15 कितना मिला, 30, 10 + 15 + 20, how much we got, 45, 15, 20, 25, 60, और ऐसे ही हमने सबका टोटल ले लिया। तो ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं 30, 45, 60, 75, 90, ये किसका टोटल है, A + B + C, इनके टोटल परचेसेस है ना। अब हम, हमारे लिए काम का क्या चीज है, अब हमारे लिए एक तो ये प्राइस ऑफ कमोडिटी और दूसरा मार्केट डिमांड, इनको ही ध्यान में रखना है। और जैसा इस पे नंबरिंग है वैसे हमको प्लॉटिंग करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, टेबल 3.2 shows different quantities of commodity X purchased by different consumer ABC at a various prices. It can be observed that less quantity of commodity is demanded at a rising price. अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा, and more quantity of commodity is demanded at a falling price. और जब प्राइस कम होगा तो आप ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करेंगे। Thus there is an इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसके लिए यहाँ पर एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे हम यहाँ पर भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, सिर्फ फर्क क्या हो गया, यहाँ पर हमने टोटल को प्लॉट किया है, ठीक है ना। तो 3 कस्टमर थे A B C, तीनों का जो टोटल आया एक बार एक हमने उसको प्लॉट किया और हमको सेम डिमांड कर्व मिलता है ना, स्लोपिंग टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, है कि नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी वैसे ही दे देंगे, देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, x एक्सिस रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड एंड y एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। द मार्केट डिमांड कर्व DD slopes downward from left to right indicating an inverse relationship between price and market demand. तो आप देखेंगे इंडिविजुअल डिमांड कर्व का एक्सप्लेनेशन और मार्केट डिमांड कर्व का एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं, उसमें ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है।
तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बनता है रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व दिख रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है कि नहीं? अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं है, कांस्टेंट क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है? तो पहला यहाँ पर रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो चैप्टर नंबर 2 से हमने पढ़ा। We have seen that marginal utility goes on diminishing with an increase in the stock of a commodity and vice versa। हमने तो ये देखा है कि जैसे जैसे given commodity आपके पास जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसका स्टॉक अगर इंक्रीज होगा तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज हो जाती है। Therefore a consumer tends to buy more when price falls and vice versa। इसलिए कंज्यूमर को ऐसा होता है कि अगर प्राइस गिरेगा तो ही ज्यादा खरीदूंगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो ऐसे भी मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है या मेरी यूटिलिटी कम हो चुकी है, मैं इसे इतना परचेस करना चाहता नहीं, ठीक है ना। दिस इंप्लाइज दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाई देता है। इनकम इफेक्ट, इनकम का इफेक्ट है, क्या इफेक्ट है? इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस फॉल्स purchasing power of a consumer increases, which enables him to buy more of that commodity. This is known as income effect। income effect भी है, obviously आपके पास जो पर्टिकुलर अमाउंट है वो तो सेम है, लेकिन अगर आपको जब मालूम पड़ता है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हुआ है तो आपका परचेसिंग पावर बढ़ जाता है ना। एग्जांपल, एक चॉकलेट अगर 10 रुपीज की मिल रही है और आप एक ही परचेस कर रहे हो, अगर वही चॉकलेट अगर 5 रुपीज की मिलती है तो आपके 5 रुपीज बचेंगे अगर आप एक परचेस करते हो, तो वो जो बचा हुआ अमाउंट है उससे आप एक और परचेस करना चाहते हो, है ना। तो इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। अगर आपके पास कोई पैसे बच जाते हैं, आपने घर से माइंड सेट करके आया था कि मेरा 50 रुपीज स्पेंड होने वाला है और आपने स्पेंड किया 30 रुपीज ही हुआ, तो 20 रुपीज जो बचा है आप उससे क्या करते हो, और एक्स्ट्रा कमोडिटी परचेस कर लेते हो, इसे बोलते हैं इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या हो जाता है, कैन यू टेल मी? तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मतलब आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हो, उसकी जगह दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट, है ना। जैसे कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप नहीं मिला तो कोका कोला चलेगा, है कि नहीं? स्प्राइट नहीं मिला तो उसकी जगह आप दूसरा कुछ परचेस कर सकते हो, स्पिरिट परचेस कर सकते हो, या और जो कोई कोल्ड ड्रिंक मार्केट में अवेलेबल है वो परचेस कर सकते हो। ये क्या है? सब्स्टिट्यूट, है ना। चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी भी हो सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या बताया, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, अगर कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग चाय पीना ज्यादा चालू कर देंगे, क्यों भाई, कॉफी का प्राइस बढ़ गया, है कि नहीं? When the consumer tends to buy more of its substitute and less of that commodity whose price has increased, तो लोग ऐसा ही करते हैं, सब्स्टिट्यूट के चक्कर में रहते हैं कि इसके बदले में और क्या परचेस कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो जैसा कि मैंने बताया, अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए तो पीपल विल स्टार्ट ड्रिंकिंग टी, चाय पीना स्टार्ट कर देंगे कि चाय ठीक है ना। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, इसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नंबर 4, multi-purpose usage। Multi-purpose usage, when a commodity can be used for satisfying several needs, its demand will rise with a fall in its price and fall with a rise in its price। क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया। When a commodity can be used for satisfying several needs, अगर एक ऐसी commodity है जो बहुत सारे नीड को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, इट्स डिमांड विल राइज विद द फॉल इन प्राइस, अगर उसका प्राइस कम हुआ तो तुरंत लोग परचेस करना स्टार्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि उसका बहुत सारा काम है, मल्टीपर्पज है। एंड फॉल इन प्राइस, एंड फॉल विद राइज इन इट्स प्राइस, और उसका डिमांड कम हो जाएगा अगर उसके प्राइसेस बढ़ गए, है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत जगह पे काम आती है, तो हमारे लिए क्या होता है, उसको जल्दी लेना बहुत जरूरी हो जाता है, मल्टीपर्पज है, तो उसकी डिमांड हमेशा मार्केट में हाई होगी अगर आपका प्राइस कम होगा। तो जैसे आप प्राइस बढ़ाते हो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी,
रिड्यूस हो जाएगी, गिरने लगेगी। न्यू कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर नया है, when the price of a commodity falls, a new consumer class appears who can now afford the commodity। सही बात है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस पहले ज्यादा था तो ऐसी एक कम्युनिटी होती थी जो परचेस नहीं कर पाती थी, बोलती थी हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है ना। लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ तो वो पर्टिकुलर कमोडिटी, वो जो कम्युनिटी है वो भी क्या करती है, उससे परचेस करने के लिए आती है, तो नए कस्टमर मिलते हैं, है कि नहीं। आपने देखा होगा पहले जो ताज करके एक टी आता था, अभी भी मार्केट में है, तो पहले बहुत एडवर्टीजमेंट आता था, वाह ताज वाह, है ना, तो बहुत उसका ब्रांड चलता था। बट जैसे जैसे उसके डिमांड कम होने लगे, उसके प्राइस में क्या हो गया, वहां पर डिक्रीज होने लगा प्राइस, और प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से उसके कुछ नए कस्टमर्स भी बने जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब उस टी को वो लोग भी अफोर्ड कर सकते, ठीक है। डज टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीजेस विथ फॉल इन प्राइस, जब आप प्राइस कम कर देते हो तो टोटल डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या रीड किया, अभी अभी हमने रीड किया रीजंस जस्टिफाइंग डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, कि ऐसे कौन से रीजन है जिसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। तो हमें 5 पॉइंट मिले। पहला पॉइंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी की वजह से, दूसरा इनकम इफेक्ट है, तो परचेसिंग पावर बढ़ जाता है तो लोग ज्यादा परचेस करते हैं, डिमांड बढ़ जाता है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट का अगर प्राइस बढ़ गया तो लोग उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है ना, उसको ज्यादा परचेस करते हैं। मल्टीपर्पस यूसेज, अगर किसी कमोडिटी का मल्टीपर्पस यूज है तो उसका प्राइस बढ़ते ही उसका डिमांड कम हो जाता है, और उसका प्राइस कम होते ही डिमांड टोटली बढ़ जाता है। और लास्ट में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस अगर गिरता है तो उसे नए कस्टमर मिल जाते हैं, पहले ऐसे कस्टमर जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे अब उसको भी अफोर्ड कर सकते, ठीक है। तो डन फॉर द डे, प्लीज बाय हार्ट दिस क्वेश्चन आंसर्स और इसे 2 to 3 टाइम्स लिख करके प्रैक्टिस कर, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।